नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम सीधे एक ऐसी सियासी और संवैधानिक टकराव की बात करने वाले हैं जो इस वक्त तमिलनाडु में तेजी से आगे बढ़ रही है। सोचिए, स्टेट इलेक्शंस के नतीजे आते हैं, एक नई पार्टी सबसे आगे निकल कर आती है और फिर अचानक एक फुल स्टॉप लग जाता है। राजभवन के दरवाजे पर आकर नतीजे अटक जाते हैं और एक बड़ा डेडलॉक शुरू हो जाता है। तो आज इन्हीं हालात और इनके पीछे छुपे कानून को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर जब किसी इलेक्शन में मैंडेट यानी जनता का फैसला बिखरा हुआ होता है, तो सरकार कौन बनाएगा, ये फैसला किसको करना होता है। एक तरफ चुनी हुई पार्टियां हैं जो आपस में समर्थन जुटा रही हैं और दूसरी तरफ है एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगरहेड। पता है, ये टकराव हमारी डेमोक्रेसी के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है और एग्जैक्टली यही आज के इस एक्सप्लेनर का मुख्य विषय भी है। सेक्शन 1, द तमिलनाडु पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ। हालात यहाँ बहुत ही तेजी से बदल रहे हैं। एक्टर्स से नेता बने विजय की नई पार्टी टीवी के तमिलनाडु इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें चीफ मिनिस्टर पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है। गवर्नर का कहना है कि टीवी के पास मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमएलएज अभी नहीं हैं। इसके तुरंत बाद टीवी के चीफ विजय ने गवर्नर से मुलाकात की और इस सब के बीच तिरुपुर से लेकर चेन्नई के लोक भवन तक टीवी के समर्थकों ने भारी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वैसे विरोधी पार्टियों में ऐसी यूनिटी कम ही देखने को मिलती है। डीएम के चीफ एमके स्टैलिन के इस बयान पर जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी जनता के उस मैंडेट का सम्मान करती है जिसमें एक नई पार्टी पावर में आई है। हम दोबारा इलेक्शन या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं चाहते। और सुनिए, सिर्फ डीएमके ही नहीं बल्कि एमएनएम, वीसीके और सीपीआई जैसी विरोधी पार्टियों ने भी गवर्नर के इस फैसले की आलोचना की है और खुलेआम विजय को सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दे दिया है। सियासत के मैदान में ऐसी एकता होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो बेसिकली सबसे अहम बात यह है कि अभी वहां एक ठहराव यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैस की स्थिति बन गई है। राजभवन की तरफ से एक आश्वासन जरूर आया है। गवर्नर आर्लेकर ने टीवीके को ये क्लियर किया है कि जब तक विजय जरूरी सिग्नेचर्स नहीं जुटा लेते तब तक किसी और राइवल पार्टी को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ विजय ने भी एक बहुत मजबूत रुख अपनाया है। जब तक उनका स्वेरिंग इन नहीं हो जाता, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मिलने वाली पुलिस कॉन्वॉय लेने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों ही पक्ष बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर टिके हुए हैं। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग द गवर्नर्स रोल। अब थोड़ा बेसिक फ्रेम समझते हैं। हमारे कानूनी ढांचों में एक गवर्नर स्टेट का संवैधानिक या सिंपली कहें तो नाम मात्रा का प्रमुख होता है। ये एक अपॉइंटेड पद है, लेकिन असली एग्जीक्यूटिव पावर और प्रैक्टिकली फैसले लेने की ताकत हमेशा उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होती है जिन्हें जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है। यही सिंगल पॉइंट इस पूरे स्टैंड ऑफ का बुनियादी आधार है। और देखिए, ये कोई नई चर्चा बिल्कुल नहीं है। जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था ना, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ठीक यही बात समझाई थी। उन्होंने कहा था कि गवर्नर को संवैधानिक हेड के रूप में काम करना चाहिए। उन्हें कैटलिस्ट होना चाहिए, इनहिबिटर नहीं। उनका साफ मतलब था कि गवर्नर का काम आम सहमति बनाना और सरकार चलाने में मदद करना है, ना कि किसी राजनीतिक एजेंट की तरह कामों में रुकावट डालना। सेक्शन 3, द 2025 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में पिछले ही साल यानी अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस पार्डीवाला और महादेवन की बेंच ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया था। उन्होंने तमिलनाडु के ही तत्कालीन गवर्नर आर.एन. रवि के उस कदम को इल्लीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था जिसमें उन्होंने 10 स्टेट बिल्स पर अपनी मंजूरी अनंत काल तक रोकी हुई थी। कोर्ट ने कंप्लीटली ये माना कि गवर्नर का ये रवैया ठीक नहीं था और ये हमारे संवैधानिक प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ था। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए आखिर क्या किया। उन्होंने इन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पासिस को परमानेंटली रोकने के लिए एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट टाइम बाउंड गाइडलाइन पेश की थी, जो वैसे आज के हालात में भी बहुत मायने रखती है। इन तय की गई डेडलाइंस को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर मंत्रिमंडल की सलाह से गवर्नर को किसी बिल पर रोक लगानी है या रिजर्व करना है, तो उन्हें 1 महीने का वक्त मिलता है। अगर सलाह के खिलाफ जाकर किसी बिल को रोकना या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है, तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। और अगर स्टेट असेंबली वही बिल दोबारा पास कर देती है, तो गवर्नर को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी ही पड़ेगी। मतलब इस ऑर्डर के आने के बाद कोई भी गवर्नर किसी फैसले पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके सालों साल चुप नहीं बैठ सकते।
Section 4. A nationwide constitutional issue. Now, what's really interesting about this slide is कि देखिए कैसे एक ही तरह का टकराव अलग-अलग स्टेट्स में लगातार दिख रहा है। केरला का उदाहरण लीजिए, जहां इत्तेफाक से अभी के टीएन गवर्नर राजेंद्र आलेकर ही मौजूद थे, वहां 6 बिल्स तकरीबन 23 महीने तक अटके रहे थे। वेस्ट बंगाल में गवर्नर सीली आनंदा बोस ने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के 8 बिल्स पर रोक लगाई, और वहीं पंजाब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित द्वारा 4 बिल्स रोकने पर सुप्रीम कोर्ट को कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी थी। तो ये सिर्फ किसी एक स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी तरह से एक नेशनल इश्यू बन चुका है। और पता है, पंजाब के उस मामले में कोर्ट ने वही पुरानी संवैधानिक बात दोहराई थी जो लिटरली इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। उन्होंने कहा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में रियल पावर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स में निहित होती है। कोर्ट ने एक बार फिर 2 टोक शब्दों में साफ किया कि गवर्नर एक नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि आम जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही वास्तविक ताकत रखती है। और हाँ, इसी दौरान एक और टेक्निकल कानूनी पॉइंट भी उभर कर आता है, जो है आर्टिकल 143। देखिए, अगर कोई स्टेट बिल प्रेसिडेंट के पास रिजर्व किया जाता है तो उसमें भी देरी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऐसे अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। कोर्ट का रुख साफ रहा है कि ऐसी सिचुएशंस रीजनेबल टाइम के अंदर सुलझनी ही चाहिए। इन्फिनिट डिले जैसा अब कुछ नहीं हो सकता। सेक्शन 5. रिजॉल्विंग द इम्पास। अगर हम ठीक इस वक्त की ताज़ा स्थिति पर नज़र डालें तो एक तरफ चेन्नई में टीवी के लीडर्स की अहम बैठकें लगातार चल रही हैं, जबकि गवर्नर आलेकर कानूनी दस्तावेज और रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स का इंतजार कर रहे हैं। पर इस पूरी तस्वीर का सबसे अनोखा पहलू पता है क्या है? वो है विरोधी पार्टियों का एक साथ आना और टीवी के हक में खड़ा होना। यहाँ इस वक्त एक बहुत बड़ा टेस्ट चल रहा है। एक तरफ है स्ट्रिक्ट संवैधानिक प्रक्रिया और दूसरी तरफ है साफ तौर पर दिख रहा एक इलेक्टोरल मैंडेट। सो इस एक्सप्लेनर के एंड में आकर एक बेहद ज़रूरी और डीपली सोचने वाला सवाल उठता है, आखिर एक चुनी हुई सरकार और एक अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड के बीच का ये बैलेंस आगे चलकर हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का रूप कैसे तय करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से बनाई हुई गाइडलाइंस इस नए तमिलनाडु संकट को ठीक से सुलझा पाएंगी? यहाँ पर जो भी होगा ना, वो आने वाले वक्त में पूरे देश की पॉलिटिक्स की दिशा जरूर तय करेगा। इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।